हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी। पिछले वीडियो में बात किया था, उससे आगे हम बात करते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न लोग, संलग्न का मतलब है जुड़ा हुआ लोग, मतलब उस काम से जुड़े हुए लोग। आज अधिकांश लोग सेवाकर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती है। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है। तो जो विकसित देश होता है उसमें कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित, जो देश अल्प विकसित है, देशों में 10% से भी कम लोग हैं इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न है, माने जुड़े हुए हैं। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप में यह अपरिवर्तित है अथवा घट रही है। कुछ चयनित उदाहरण पर्यटन। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद माने खुशी के उद्देश्य के लिए की जाती है। कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व, सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा 25 करोड़ तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। इनके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों को पोषित करता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है, माने मौसम के हिसाब से लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि अवकाश माने छुट्टी की अवधि अनुकूल मौसमी दशा है, माने जो मौसम अच्छा हो पर निर्भर करती है। किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को क्या करता है, आकर्षित करता है, माने साल भर लोग आते रहते हैं घूमने के लिए। साल भर वह क्षेत्र आकर्षित करता है लोगों को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या देखा आपका, आगे हम बात करते हैं। आगे आपका है पर्यटक प्रदेश। भूमध्य सागरीय तटों के चारों ओर कोष्ण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से है। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मनोहारी दृश्य भूमि, जो भूमि आकर्षित कर लेते हैं, दृश्य भूमियाँ तथा यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान वन बगीचा सम्मिलित है। स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। मांग। विगत शताब्दी से अवकाश के लिए मांग तीव्रता माने तेजी से बढ़ी है। जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए अवकाश माने छुट्टी पर जाते हैं। परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन क्षेत्रों का आरंभ हुआ है। बेहतर सड़क प्रणालियों में कार द्वारा यात्रा सुगम होती है, माने आसान होती है। हाल के वर्षों में वायु परिवहन का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरणतः वायु यात्रा द्वारा कुछ ही घंटों में अपने घरों से विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है, और पैकेज अवकाश के प्रारंभ से लागत घटा दी है। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है। आगे आपका है पर्यटन आकर्षण। जलवायु। ठंडे प्रदेश के अधिकांश लोग
पुलीन विश्राम के लिए उष्ण माने गर्मी व धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यह एक मुख्य कारण है। अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि, निम्न वर्षा की दशाएं होती है। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायुवीय ज़रूरतें होती है, जैसे या तो अपने गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा स्कीइंग के लिए अनुकूल हिमावरण। तो हिमावरण का मतलब था दोस्तों बर्फ गिरना। आगे आपका पॉइंट है भूदृश्य। कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में भी अवकाश बिताना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये देखा होगा आपने कि पहाड़ी की ओर जाते हैं घूमने के लिए, जिसका पर्याय अर्थ होता है कि पर्वत, झील, दर्शनीय समुद्री तट माने बीच पे और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। इतिहास एवं कला। किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुदूर नगरों, पुरातत्वों के स्थानों पर जाते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देख करके आनंद उठाते हैं, माने खुशी उठाते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था। मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले को पर्यटन लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरतों को सस्ते दामों में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर के उभरा है, जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स, कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यकर्मों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणीय माने आगे देश बन करके उभरा है। महानगरों में अव्यवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़े के निर्वचन के बाह्य स्रोतों के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर के चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वचन और प्राश्रव्य परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। बाह्य स्रोतन क्या देखा दोस्तों, आगे देखते हैं। बाह्य स्रोतन में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है। चिकित्सा एवं पर्यटन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से संबद्ध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी है और भारत में इसका इलाज 2 लाख में हो जा रहा है और अमेरिका में इसका इलाज 5 लाख में होता है। तो रोगी व्यक्ति सोचेगा क्यों ना भारत में चला जाए, 2 लाख में इलाज भी हो जाएगा, 3 लाख रुपए बच भी जाएंगे, घूम भी लेंगे और पैसे सेव भी कर लेंगे। तो इसीलिए चिकित्सा पर्यटन लोगों को आकर्षित करता है। इलाज के साथ लोग उस देश की यात्रा भी कर लेते हैं और मनोरंजन भी कर लेते हैं और घूम भी लेते हैं। आगे पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। आगे आपका क्या देखा है, चतुर्थ क्रियाकलाप। कोपनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सकीय प्रतिलेखक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के बीच क्या संबंध है। ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है और इस सेक्टर को
चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में क्या किया है, विभक्त किया जा सकता है। चतुर्थ क्रियाकलापों में से कुछ निम्नलिखित है। सूचना का संग्रहण करना, उत्पादन, प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन भी है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पर क्या देखा है। चतुर्थ सेक्टर आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीय सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने भी प्राथमिक द्वितीय से रोजगार को प्रतिस्थापित कर दिया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत है। चतुर्थ सेक्टर तथा पारस्परिक कोष, म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से लेकर के परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कक्षाओं, अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों और रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। देखो दोस्तों, यह सब किस ओर ले जाएगा? क्या यह आरंभ है अथवा अंत है? इसके बाद क्या? दोस्तों, एक जीने के माध्यम से बता रखा है कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। आगे देखते दोस्तों, इसमें क्या देखा आपका, उच्च तृतीय क्रिया की भांति चतुर्थ क्रियाकलाप को भी बाह्य स्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है। ये सेवाएं संसाधनों में बधी हुई पर्यावरण से प्रभावित तथा अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। पंचम क्रियाकलाप उच्चतम स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। तो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलाप को निभाते हैं। इनमें ज्ञान आधारित उद्योग जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती है, सूक्ष्म अंतर होता है। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नए प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। पर्याय स्वर्ण कोलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीय सेक्टर का एक और उपभाग है। तो स्वर्ण कॉलर का मतलब होता है दोस्तों, आपने लाडला फिल्म देखा होगा, उसमें अनिल कपूर का है, जो मजदूर जिस कलर का कपड़े पहन रखे होते हैं उसी को स्वर्ण कलर के मजदूर भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर की जो वेशभूषा होती है वाइट कलर की होती है, वकील को आपने देखा होगा जिस तरह के कपड़े पहनते हैं ना, उसी टाइप। और उप विभाग है जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्था की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इससे इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बाह्य स्रोतन माने रोजगार के जो बाह्य स्रोतन है, माने बाहर से लोगों को रोजगार मिलता है। बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहाँ सस्ता क्या है, श्रम है, मजदूर है, कुशल श्रम है, उपलब्ध है, जिसको उस काम करने की नॉलेज है, और ये उत्प्रवास वाले देश भी है। बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों में प्रवास कम होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह कम जाते हैं क्योंकि उसी देश में रोजगार मिल जाते हैं। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है। पंचम सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के पीओ और होम सोर्सिंग, दोस्तों क्या बोलते हैं बाह्य स्रोतन को, KPO और होम सोर्सिंग है जो बाह्य स्रोतन का विकल्प है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन उद्योग व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन BPO से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य स्रोतन है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के उदाहरणों में अनुसंधान
और विकास क्रिया है। क्या है आपका? विकास क्रिया है। ई लर्निंग व्यवसाय, अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। तो इसका उदाहरण क्या रहेगा बाह्य स्रोतन का आपका है कि विकास की क्रिया है, लर्निंग व्यवसाय है, अनुसंधान है, बौद्धिक संपदा है, अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय है और बैंकिंग सेक्टर है। आगे देखते दोस्तों, इसका डेफिनेशन क्या है। बाह्य स्रोतन, बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना। बाह्य स्रोतन का मतलब होता है दोस्तों ठेका देना। दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरणों को काम सौंपना। जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्री पार माने समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको अपतरण माना ऑफ सोरिंग कहा जाता है। यद्यपि दोनों अपतरण और बाह्य स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है, जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं और कई बार विनिर्माण अथवा अभियांत्रिक भी सम्मिलित किए जाते हैं माने इंजीनियर। आंकड़ा का प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकास देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी की कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाता है। आगे देखते दोस्तों, अथवा हैदराबाद अथवा मनीला में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित योजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है। श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से चाहे वह भारत, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका का कम संघनन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है जिससे यह सेवा लाभदायक हो जाती है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अंकीय विभाजक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती है। निर्णायक कार्य यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना प्रदान करता है और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जबकि विकासशील देश पिछड़ गए। अंकीय विभाजन में क्या है दोस्तों, ये जो विकसित देश है आगे बढ़ रहे हैं, जो विकासशील देश है वो पिछड़ रहे हैं और इसे अंकीय विभाजक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर की दृष्टि से कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना दे रहा है, संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच है, उसके लाभ उपलब्ध करा सका है। और विकसित देश इसमें क्या है, आगे बढ़ रहे हैं और विकासशील देश पिछड़ गए, उसे अंकीय विभाजक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजक विद्यमान है। उदाहरणतः भारत, रूस जैसे विशाल देश में यह अस्वयंभावी है। महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिदृष्ट ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई जाती है। तो दोस्तों ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा कि कॉलर का रंग और कार्य की प्रवृत्ति। लाल कॉलर के कौन से श्रमिक होते हैं, स्वर्ण कॉलर के कौन से, श्वेत कॉलर के, धूसर कॉलर के, नीला, गुलाबी।